आंतरिक परावर्तन सीखेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन थोड़ा सा एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ये आपका एकदम आराम से सर, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हैं तो प्रकाश अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाती है और अभिलंब से दूर जाती है। आपको हमने पढ़ाया था सर कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी एकदम आराम से कंफर्टेबल। अगर कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। और जैसे ही हम अभी ये आपतन कोण है आपका, अभी ये आपतन कोण है, अगर आपतन कोण को हम बढ़ा देते हैं, अगर आपतन कोण को हम क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ये मैंने आपतन कोण को बढ़ाया तो अपवर्तन कोण जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपतन कोण को हम बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा और वो हो जाएगा सर, ये इस समय हो जाता है 90 डिग्री। अगर हम आपतन कोण को अभी इतना था, एक नंबर इतना था, जब इसको हम ऐसे बढ़ाते हैं तो ये भी बढ़ेगा, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। और जब आपतन कोण, वह एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। एकदम आराम से धीरे धीरे, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन जब इससे भी हम आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा, तो उसी माध्यम में लौट जाता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। जब आपतन कोण को, वैसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। और जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो यह उसी माध्यम में लौट जाता है और यह घटना पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर चूंकि परावर्तन हो जाता है, इसलिए इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे समझिएगा। कहते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा होता है तो यह उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए थ्योरी में जब आप जाइएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। जब ये प्रकाश है, जब ये प्रकाश सघन माध्यम, ये सघन माध्यम से ये विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। ये वाला, इस लाइन की हम बात करें, लाइन, जब एक आपतन कोण ऐसा आता है
पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण से थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, जब आपतन कोण का मान इस क्रांतिक कोण, अभी आपतन कोण इतना है क्रांतिक कोण के बराबर और अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। अब जब आपतन कोण को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं तो यह उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी माध्यम में लौट जाता है और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह घटना क्या कहलाती है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर जाती है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसे आपतन कोण को हम क्या कहते हैं सर? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक का मतलब होता है क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन मतलब अब न तब घटना घटित होने वाली। क्रिटिकल कंडीशन का मतलब होता है अब न तब घटना, उसे हम क्रांतिक कोण। क्लियर? अब न तब घटना घटित होने वाली। तुम गौर से देखो, इस कोण से थोड़ा सा भी अगर आपतन कोण को आप बढ़ाते हो तो पूर्ण रूप से उसी माध्यम में लौट जाएगी किरण। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये घटना तब होगा जब प्रकाश सघन से विरल में जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यही सब करेगा। तो पेज अपलोड किया है जो कि किताब वाला, अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो यह विलंब से दूर जाता है। विलंब से दूर जाता है। एक समय ऐसा आता है जब ये उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना। मेरे कहने का मतलब हुआ कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। एक तो सघन से विरल में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर विरल से सघन में जाएगा भाइयों, अगर ये विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, ये ऐसे जा रहा है और ये तो ऐसे मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर आ जाएगा, तो पूर्ण फिर ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे तो होगा नहीं। जब भी होगा सघन से विरल में जाएगा तभी होगा। सघन से विरल में जाएगा तब अभिलंब से दूर जाएगा, दूर जाएगा, दूर जाएगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा, आपतन कोण का मान, ये जो आपतन कोण है इसका मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए तभी उसी माध्यम में लौटेगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए तब उसी माध्यम में लौटेगा। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? अब ध्यान दें, कहता है जब आपतन कोण का मान को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है, जो क्रांतिक कोण है इससे बढ़ाया जाता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या, यह घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब उसी माध्यम में आंतरिक परावर्तन कहलाता। अब देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी कब? जब सघन से विरल में जाएगा। हमने कहा था सर, एक तो सघन से विरल में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, और दूसरा कब? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होगा। अब देखिए सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी सघन से विरल। तो पानी और कांच में अगर आप बात कीजिएगा तो पानी आपका विरल है और कांच सघन है। देखिए सर, अगर हम सघन और विरल की बात करें, पानी और कांच में तुलना करें, तो पानी आपका विरल माध्यम हो गया यहां, और कांच चूंकि ठोस है तो ये सघन माध्यम हो। एक एनालाइजेशन तो ये हुआ। अगर आप
पानी और हवा में तुलना करें तो आपका पानी विरल सघन माध्यम हो जाएगा। आपका जो पानी है ये सघन माध्यम हो जाएगा और जो हवा है ये विरल माध्यम। गौर फरमाइएगा जनाब, सबको गुड मॉर्निंग है। अगर हम पानी, यहां पे पानी विरल माध्यम और यहां पानी सघन माध्यम, तो डिपेंड करता है सर कि अमीर कौन है। अमीर ये है कि वो है, वो डिपेंड करता है कि तुलना किससे कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं अमीर हूं तो मैं फलाने से अमीर हो सकता, लेकिन चिल्लाने से गरीब हूं, तो वो डिपेंड करता है कि मैं फलाने से कंपेयर कर रहा हूं कि मैं चिल्लाने से कंपेयर कर रहा हूं। अमीरी गरीबी तो कंपेरिजन का चीज। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो पानी यहां अमीर है क्योंकि उसकी तुलना हवा से है। पानी यहां गरीब है, विरल है क्योंकि इसकी तुलना कांच से। वो डिपेंड करता है पानी सघन है कि, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है वो सघन से विरल में होगी। यहां पानी और कांच में अगर हम तुलना करें तो पानी हमारा विरल माध्यम है और कांच जो है ना ये सघन माध्यम। यहां पानी और हवा की बात करें तो पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम। यही हमको मिल गया, सघन से विरल, पानी सघन माध्यम, हवा विरल माध्यम है। यही आंसर हो जाएगा। यहां आओगे, हवा विरल माध्यम है और पानी आपका सघन माध्यम है। जब तुलना करोगे तुलना के दृष्टिकोण से, कांच आपका विरल माध्यम है क्योंकि सबसे ज्यादा सघन 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 माध्यम है हीरा। तो सर इस आधार पर हमने सी नंबर को आंसर चुना कि जब भी पानी जाएगी ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, सघन से विरल में होगा, विरल से सघन में नहीं। ठीक है। अगला, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होगा। देखिए एक फार्मूला होता है, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। यहां पर एक फॉर्मूला ऐड कर लीजिएगा सर। क्या फॉर्मूला ऐड कीजिएगा? तो आप फॉर्मूला ऐड कीजिएगा साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। अभी साइन सी इज इक्वल टू 1/μ, ये क्या है सर? सी क्रांतिक कोण है और म्यू अपवर्तनांक है। शी क्रांतिक कोण है और म्यू अपवर्तनांक। अब गौर फरमाइएगा, शी क्रांतिक कोण है और म्यू आपका अपवर्तनांक है। अगर अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा तो क्रांतिक कोण का मान कम होगा, और अगर अपवर्तनांक का मान कम होगा तो क्रांतिक कोण का मान ज्यादा होगा। ये रिलेशन है दोनों। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे की होती है 2.48, तो सबसे कम क्रांतिक कोण हीरे का होता है 24 डिग्री। पूछता है सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है 2.42, सबसे कम क्रांतिक कोण हीरे का होगा 24 डिग्री। पढ़िए, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होगा। सबसे कम हीरा के लिए लगभग कितना डिग्री? 24 डिग्री। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का, इसलिए सबसे कम क्रांतिक कोण हीरे में। इसलिए जल्दी जल्दी सर जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है, इसीलिए हीरा ज्यादा चमक। अब देखिए, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है
आवाज ऑफ। देखिए आवाज नहीं जा रहा होगा, सॉरी इसके लिए, सॉरी सॉरी सॉरी। हमने कहा कि सर आप जो हिरन को देखते होंगे, हिरन क्या करता है, हिरन को भ्रम होता है कि वहां पानी है जबकि वहां पानी नहीं होता है। ऊंट सवार को भ्रम होता है कि वहां पानी है जबकि वहां पानी नहीं होता है। वहां उसकी परछाई बनती है तो उसको ऐसा लगता है कि यहां पानी है, लेकिन यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसी को मृग या ऊंट सवार का भ्रम कहते हैं। क्योंकि यहां जिस माध्यम से प्रकाश आ रही होती है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रही होती है, ये प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती, इसे कहते हैं हिरन का भ्रम या ऊंट सवार का भ्रम, दैट इज मृग मरीचिका। क्योंकि जिस माध्यम से आया उसी में लौट गया, इसलिए इसको हम सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अब ये घटना होती कैसे है, ये आंख है मान लीजिए जो यहां से देख रहा है, मान लीजिए ये यहां से हम देख रहे हैं, ये मेरी आंख है, वो पेड़ है। यहां से सूर्य की रोशनी आई, आने के बाद ये टकरा गई, ये टकरा गई, ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। टकराने के बाद अपवर्तन हुआ यहां पर इसका कुछ, यहां पर बालू पे टकराई, और टकराने के बाद ये किरण अभी तक मेरी आंख तक नहीं पहुंची है, ध्यान दीजिएगा। यही है मृग मरीचिका का बनना। अब ये किरण जिस माध्यम में गई थी उसी माध्यम में लौटकर चली आई मेरे आंख तक, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई। अब यहां पर इसकी छाया बन जाएगी ऐसे, यहां पर ये इसकी छाया बन जाएगी और लगेगा कि यहां पानी है। इसे ही हम सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट जाता है अपवर्ड, तो यहां पर आपको फील हो जाएगा कि यहां पर पानी, ठीक है। इसे हम सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और इसी के कारण हिरन को भ्रम होता है, मिराज। अब हीरे का चमकना, हीरे का चमकना भी वही है, जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है, इसे हम सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो कहते हैं ये जितने भी हीरे सर चमकते हैं, ये डायमंड, ये 24 डिग्री होता है इसका क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण हमने कहा था 24 डिग्री होता है, जिसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होगा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। यही घटना सर, गौर फरमाइएगा, ये हीरे में प्रकाश आई और जिस माध्यम में आई अब उसी माध्यम में ये लौट जाएगी, और जहां जहां पॉइंट्स बन रहे हैं, यहां जहां जहां पॉइंट्स बन रहे हैं वहां वहां आपको ये चमकता हुआ प्रतीत हो जाए। और देखिए उसी माध्यम में फिर लौट गई, जहां जहां पॉइंट्स बन रहा है वहां वहां ये चमकता हुआ आपको प्रतीत हो जाएगा। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जिस माध्यम में आया उसी माध्यम में लौट गया, यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसलिए कहते हैं हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसका एक और एग्जांपल हमने आपको बताया था, इसका एक और एग्जांपल है जो हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही एग्जांपल है। देखिए सेम है, ये ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं इसको। देखिए ऑप्टिकल फाइबर यहां से गया, जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में लौट जाता है। देखिए जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट जाएगा। यहां से अमेरिका तक भी आप भेजोगे ना रे को, तो 100% एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगा। 100% एक जगह से दूसरे, ये दूसरा माध्यम में जाएगा ही नहीं, ये दूसरा माध्यम में सर जाएगा ही नहीं, ये उसी माध्यम में लौट जाएगा, उसी माध्यम में लौट जाएगा। और कहते हैं जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया, यही तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है।
लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए प्रकाश को, विरल से सघन में। आप कहोगे सर यहां पर आपने कहां दिखाया कि किधर सघन है किधर विरल है? तो सर देखिए, इसका एक और मतलब है, ये म्यू1 माध्यम और ये म्यू2 माध्यम है। तो प्रकाश जब यहां से विरल माध्यम से इस सघन माध्यम में प्रवेश करती है, या यहां पर सघनता है, यहां पर विरलता होती है, ये क्रिएट किया जाता है डेंसिटी को। लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का चीज है, आपको सिर्फ इतना जानना है। रोड पे जो दिखता है सर, उस पर भी बात करेंगे कि रोड पर आपको लालिमा क्यों दिखती है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। हम्म। हमने कहा हीरे का चमकना, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। उसके बाद सर इंडोस्कोपी होता है। देखिए, इस घटना पूर्णांतिक परावर्तन का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि आप 100% प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। एक भी परसेंट, 0.00001% का भी लॉस नहीं होगा। इसलिए अब ट्रांसमिशन आसान होगा। अब जो आप कहते हैं ना कि बारिश हो रही है इसीलिए नेटवर्क चला गया, बारिश हो गई इसलिए टीवी का सिग्नल चला गया, तो ये काम अब नहीं होगा। अब आपको सिग्नल जो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से मिलेगा, यही ऑप्टिकल फाइबर जो था, तो एक 0.001% का भी सिग्नल लॉस नहीं होगा। बाहर में कितनों बारिश आ जाए, बाहर में कितनी भी आंधियां आ जाए, आपको सिग्नल का लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। अभी आप क्या करते हो, देखते होंगे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और सिग्नल लॉस हो गया, दिखाता है ड्यू टू बैड वेदर देयर इज नो सिग्नल। कहते हैं देखिए, सुजीत जी एक कमेंट्स कर रहे हैं, बैक वाला फिर से बताइए मास्टर, दिस इज द लैंग्वेज, ये आपका सर संस्कार है कि आप ऐसे बात करते हैं अपने गुरुओं से? तो ये कहीं ना कहीं गलत है, आप इसमें सुधार लाइए सर। सुजीत जी, हम खास करके कंपटीशन के वो उन छात्रों से हम ये कभी उम्मीद नहीं करेंगे कि वो ऐसे संबोधित करें अपने गुरुओं को। आपने हमें संबोधित किया, इसके लिए हम आपको क्षमा करते हैं, लेकिन आप अन्य किसी गुरु को ऐसे संबोधित नहीं कीजिएगा। एक बार अगर गुरु का दिल टूट गया आपसे, तो शायद आप जिंदगी में अपनों से कभी जुड़ नहीं पाइएगा और ना ही अपने जिंदगी में कुछ कर पाइए। कि गुरु का हृदय जो होता है वो बड़ा पावन होता है, बहुत ज्यादा उसने पढ़ाई की होती है, बहुत ज्यादा उसने अपने पेन को रगड़ा होता है, तब आपसे वो जुड़ता है। जी सर, आप कोशिश कीजिए कि अपने से बड़े गुरुओं से कुछ भी सीखने को मिले तो उनकी इज्जत करें, नहीं तो शायद आप कभी जिंदगी में किसी भी समस्याओं से घिर सकते हैं। कहते हैं इंडोस्कोपी क्या है सर, एक बार मैंने भी इंडोस्कोपी करवाया है। इंडोस्कोपी में एक पाइप होता है, वो पूरा का इतना लंबा पाइप होता है और वो अंदर आपका डाल दिया, में कैमरेज होते हैं जो आपके सारे चीजों की फोटोग्राफी करके निकलता है। तो वो उसमें जो प्रकाश जाता है वो सेम ऑप्टिकल फाइबर जैसा 100% एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इंडोस्कोपी आंतरिक अंगों की जांच में, दूर संचार यानी ऑप्टिकल फाइबर में आप कह सकते हैं, मृग मरीचिका का बनना, अभी तुरंत हमने बताया, हिरण का भ्रम, दूर संचार यानी ऑप्टिकल फाइबर, कांच के, अब जैसे हीरा चमकता है ना सर, हीरा सब तरफ से तरासा हुआ होता है, चटका हुआ होता है, काटा हुआ होता है, तो वो चमकता है। वैसे ही आप देखिएगा टूटा हुआ कांच भी चमकता है। सेम घटना है जो हीरे की घटना है, कांच के चटक जाने से इनकी दरारों में चमकीलापन दिखाई देना। अब ध्यान देना, ये जो मृग मरीचिका है, कहते हैं मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा था तो प्रकाश कैसे मुड़ रहा था, तो मुड़ रहा था, तो अपवर्तन एक सहायक कारक है। अपवर्तन एक सहायक कारक, लेकिन इसका मुख्य कारक क्या है, जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट गया, दैट इज पूर्णांतिक परावर्तन। आप कहेगा अपवर्तन कैसे सहायक कारक, आप देखे होंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा था, अपने वास्तविक पथ से मुड़ रहा था।
इसलिए अपवर्तन सहायक कारक है। अपवर्तन कहता है जब सघन से विरल में जाएगा तो प्रकाश अपने वास्तविक स्थिति से मुड़ जाएगा, ये अपवर्तन तो उसमें हो ही रहा है, लेकिन जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौट गया, इसलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसके मुख्य कारक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये इसका मुख्य कारक। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, व्हाट इज प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का जो मामला है, देखिए ये क्या था। वर्ण का मतलब होता है रंग, जैसे सुने होंगे ना, वहां वर्णों में असमानता है, मतलब रंगों में असमानता है। कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कहते हैं कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, वहां वर्णों में असमानता है। ठीक है, तो ये जो वर्णों की असमानता है, मतलब वर्णों का विक्षेप है, इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, रंगों का विक्षेपण। पहली बार न्यूटन साहब ने क्या किया सर, कि न्यूटन ने एक डिस्क लिया, इस डिस्क पर उन्होंने 7 रंग दिए। कितने रंग दिए? 7 रंग दिए। 7 रंग कौन कौन से रंगे? 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और इस 7 रंग को रंगने के बाद इसने इसे जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया, जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया। जब इसने जोर जोर से घुमाना शुरू कर दिया तो देखा कि इस पे तो केवल श्वेत रंग निकल रहा, इससे केवल श्वेत रंग निकल। तो कहा जब 7 रंगों से श्वेत निकल सकता है तो मतलब श्वेत रंग से 7 निकल। जब सर कर्म से फल निकल सकता है, इसका मतलब फल निकालने के लिए कर्म करना हो। जब इसने 7 रंगों को रंग घुमाया तो देखा कि वो सारे श्वेत में बदल गए। तो कहा कि अगर 7 रंगों से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो सकता है तो श्वेत प्रकाश के लिए वो जब तोड़ेंगे 7 रंगों में जरूर विभक्त। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा न्यूटन के डिस्क पर कितने रंग रंगे थे? कहेंगे 7। कहेगा जब घुमाया तो कौन सा रंग मिला? कहेंगे श्वेत। कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन लाइट। न्यूटन के डिस्क में 7 रंग थे, जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता है। न्यूटन के डिस्क पर कितने रंग थे? 7 रंग थे, जिसे घुमाने पर श्वेत रंग प्राप्त होता। डिस्क पर कितने रंग थे? 7। घुमाने पर कौन सा मिलता है? श्वेत। अब देखिए जब सनलाइट इधर से गुजरता है, ध्यान दीजिएगा सर, ये है सर आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। देखिए ये हम बात करेंगे इंद्रधनुष बनने की, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर हम सर अलग से चर्चा करेंगे। मामला पहले हम लोग इधर का देखें कि होता क्या है सर। होता ये है कि जब ये कोई प्रिज्म है, न्यूटन के डिस्क में जब 7 रंग रंगे थे तो उसने जब उसको घुमाया तो उससे श्वेत रंग निकला। ये जो न्यूटन का डिस्क था, इस पर जब इन्होंने ये आपतन करवाया
ये अपवर्तन के फलस्वरूप ये 7 रंगों में विभक्त हो। और जिसे बयआनिह पिनाला कहा गया। बयआनिह पिनाला, इसे क्या कहा गया सर? इसे बयआनिह पिनाला कहा गया। जब किसी प्रिज्म से श्वेत रंग निकला, श्वेत रंग का आपतन हुआ, तो प्रिज्म ने इसे 7 रंगों में तोड़ दिया। तो न्यूटन की यह घटना सत्य हो गई कि जब 7 से श्वेत मिल सकता है तो श्वेत से 7 भी मिल सकता है। ये आधार है, इसको शीर्ष कहते हैं। आधार की ओर बैगनी था और शीर्ष की ओर लाल था। जब नीचे से ऊपर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा सर, इसको भिबग्योर भी आप लोग पढ़ते हैं। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान, लैम्डा का मान बढ़ता है। जब नीचे से ऊपर जाते हैं सर, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ता है, लैम्डा का मान बढ़ता है। बाकी आवृत्ति और ऊर्जाएं घटती है। आवृत्ति और ऊर्जा घटती। नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, बाकी आवृत्ति और ऊर्जा घटती है। आवृत्ति, इसका मतलब तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ता है तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। बाद बाकी कुछ भी पूछे, आवृत्ति, ऊर्जा, अपवर्तनांक, विचलन, कुछ भी पूछे, विचलन मतलब सर डेविएट होना, सबसे कम विचलन होता है इसका लाल का। ये लाल सीधे चला जाता है लगभग, और सबसे कम विचलन, विचलन मतलब डेविएट होना बैगनी का होता है, सबसे ज्यादा विचलन। ध्यान दीजिएगा सर। सर रात में भी मैंने केमिस्ट्री क्लास ली है। मैंने 9:30 बजे रात में केमिस्ट्री की क्लास ली है। कल, पिछला जो बीता है कल, पीरियोडिक टेबल का वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। नोटिस मारा हुआ था और आज भी क्लास है सर। एक दिन हमने बंद क्या कर दिया जाने मन, तुम तो इल्जाम लगाने लगी कि आज भी होगा कि नहीं। मैंने कल भी क्लास लिया है सर, वीडियो देख सकते, ध्यान देना। जब हम प्रकाश आपतित करवाते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है, जिसमें सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का तो वो सबसे कम होता है। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा उससे, ठीक है। और बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का तो वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ध्यान देना, कहते हैं क्या कहते हैं सर, ये तो हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट पर अलग से आएंगे। जब श्वेत प्रकाश, कौन सी प्रकाश है? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसका क्रम है बयआनिह पिनाला। बयआनिह पिनाला, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर आ की जगह जा भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों सत्य है। बयजानिह पिनाला भी होता है और बयआनिह पिनाला भी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा जिसमें बैगनी रंग का सबसे कम होता है तरंगदैर्घ्य, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा सबसे ज्यादा। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा लाल का तो सबसे कम। कहते हैं 9:30 बजे रात में हुआ था केमिस्ट्री, नोटिस मारा हुआ था, आप लोग टेलीग्राम देखते ही नहीं है। जिसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण वह आधार की ओर होता है। हमने कहा था सर ये आधार की ओर, आधार की ओर, आधार की ओर बैगनी, और शीर्ष, ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है इसकी ओर लाल। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है,
मैं कहा था कि तरंग दैर्ध्य खाली सबसे कम होता है, बाकी कुछ भी पूछेगा तो सबसे ज्यादा होता है। कहता जिसमें बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होने के कारण आधार की ओर होता है, यह आधार की ओर, और लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण यह शीर्ष की ओर होता है। शीर्ष मतलब किसके शीर्ष? प्रिज्म के शीर्ष। कहता है लाल रंग का अपवर्तनांक कम होने के कारण ऊपर की ओर होता है, अर्थात शीर्ष की ओर होता है। अब देखो, जब ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त, 1 2 3 4 5 6 7 रंगों में विभक्त होता है, तो ये आधार है, ये शीर्ष है, ये आपका प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश है। तो ऑर्डर होता है बे जा निह पिनाला या बे आ निह पिनाला। तो बे जा निह पिनाला की अगर हम बात करें तो लेमडा बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाने पर लेमडा बढ़ता है, बाद बाकी आवृत्ति, विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक सब कम हो जाता है। यानी सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा लाल का, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होगा लाल का, सबसे अधिक, और एक लाइन में समझ लो सर, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा आपको आवृत्ति कहेंगे सबसे कम, कहेगा विचलन सबसे कम, कहेगा प्रकीर्णन हम आगे पढ़ाएंगे सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे कम, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा बैगनी का तो कहेंगे सबसे अधिक, कहेगा अपवर्तनांक, कहेंगे बैगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य, बाद बाकी सब सबसे अधिक, का मतलब अपवर्तनांक सबसे अधिक। क्लियर? अब देखिए सर, कहते इंद्रधनुष का बंधन। इंद्रधनुष देखिए, ये जो इंद्रधनुष आपको रेनबो दिखता है सर, ये जो है कि भगवान, देखिए ये जो आपको रेनबो दिखता है, रेनबो मतलब सर, रेनबो में ये घटनाएं घटित होती, आप कहोगे ये कैसी घटनाएं हैं सर, तो मैं आपको इसको डिटेल में दिखाता हूं सर, गौर फरमाइए। इसमें शायद आपका कॉन्ट्रास्ट उतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, मेरे पास इसकी दूसरी कॉपी है, मैं उससे आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। की पहचान, देखिए सर एकदम सिंपल है। देखिए सर, ये जो इंद्रधनुष ये लड़की देख रही है, ये कैसे बनता है? ये दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। ये प्राइमरी इंद्रधनुष, ये दोनों अलग अलग दिखते हैं, आप गौर फरमाओगे तो आपको दिख जाएगा। ये आपका प्राथमिक और द्वितीयक दोनों अलग अलग होता है। आप प्राइमरी में अगर देखोगे तो बाहर की तरफ आपको लाल दिखेगा और अंदर की तरफ आपको बैगनी दिखेगा। अगर ये प्राथमिक है, प्राथमिक में बाहर की तरफ आपको लाल दिखेगा और अंदर की तरफ आपको बैगनी दिखेगा। और वही अगर आप द्वितीयक में जाते हो तो इसका उल्टा हो जाता है। द्वितीयक में सर इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। ये बनता कैसे है? ये सूर्य की किरण, ये पानी की बूंद है सर, ध्यान दीजिए, ये सूर्य की किरणें हैं, ये पानी की बूंद या बादल है। इसमें से जब ये प्रकाश, श्वेत प्रकाश, यहाँ ये श्वेत प्रकाश है सर, ये श्वेत प्रकाश है, और ये श्वेत प्रकाश जब इस पानी की बूंदों से जाती है तो ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है, और जब ये प्रिज्म के जैसा व्यवहार करता है तो ये इसको 7 रंगों में देखो तोड़ देता है, यही 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। और तब बनता है इंद्रधनुष।
ये सर पानी की बूंद है, ये सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। ये आया और आने के बाद ये इसमें अपवर्तन हुआ इसका, फिर ये यहां टकराया, अपवर्तन हुआ और ये इसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया। ये इसको 7 रंगों में विभक्त कर दिया। जब आप देखोगे सर तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ये अपवर्तन हो गया यहां पर, और जिस माध्यम में था उसी माध्यम में लौटा, ये परावर्तन हो गया। और यहां इस माध्यम में यहां था, फिर यहां गया तो परावर्तन हुआ, अब फिर उसी माध्यम में लौट गया, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ये 7 रंगों में टूट गया तो ये वर्ण विक्षेपण हो। क्या हो गया सर? ये वर्ण विक्षेपण। तो हम ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, पानी की जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश पानी की बूंद से टकराती है तो उसमें अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और फाइनली वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है, जिसके कारण प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और 7 रंग हमें दिखाई देते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं इंद्रधनुष होता है। तो मुख्य कारक जो है, ये मुख्य कारक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इसके सहायक कारक हैं अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक। ये सहायक कारक, मेनली इसके कारण घटना घटित हुई। अगर वर्ण विक्षेपित नहीं होगा तो 7 रंग दिखते नहीं, और 7 रंग दिखते नहीं तो इंद्रधनुष का निर्माण। अब इंद्रधनुष 2 प्रकार के, इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक प्राथमिक, दूसरा द्वितीय। प्राथमिक वो होता है जिसमें लाल बाहर की ओर होता है और बैगनी अंदर की ओर होता है। लाल बाहर होगा, ज्यादा चमके, वो प्राथमिक। और इसमें लाल अंदर की ओर होता है, बैगनी बाहर की ओर होता है, वो कम चमकता है, वो द्वितीय। तो और सर इंद्रधनुष कब दिखाई देगा आपको? वर्षा के तुरंत बाद। कि वर्षा के तुरंत बाद पानी की बूंदें जो बची हुई रह जाती है बादलों में, उसी से वर्ण विक्षेपण होगा। दूसरा, तुम कहेगा पानी से पहले भी तो बादल लगे होते हैं, पर पानी से पहले जो बादल होता है वाष्प के रूप में होता है, उससे नहीं, से वर्षा के तुरंत बाद होगा। दूसरा, कि इंद्रधनुष देखने के लिए आपको सूर्य की तरफ पीठ करना हो, कि सूर्य की तरफ आप मुंह करिएगा, सूर्य की तीव्रता ज्यादा होती है, इंद्रधनुष की तीव्रता कम होती है। लेकिन सूर्य की तरफ जब आप पीठ कर दीजिएगा तब आपको इंद्रधनुष दिखेगा। इसीलिए दोपहर में इंद्रधनुष नहीं दिखता, क्योंकि दोपहर में सूर्य होता है सर के ऊपर, और जब हम पीठ कर देते हैं ऐसे, तो देखेंगे कैसे? जब हम पीठ कर देंगे, ये सूर्य है सर मेरे सर के ऊपर, और जब हम इसके सामने पीठ कर देंगे तो देखेंगे किधर, दिखेगा किधर? ये दोपहर के समय नहीं दिखता। सुबह और शाम में आप ऐसे कर दोगे पीठ तो इधर देख लोगे, और ऐसे कर दोगे पीठ, अगर इधर सूर्य है तो आप इधर देख लो। जब भी देखेंगे सूर्य की तरफ पीठ करके देखेंगे, दोपहर के समय नहीं दिखता है इंद्रधनुष, बनता तो है लेकिन दिखता नहीं। अब देखिए हम सर आपको ये कभी सोच के नहीं पढ़ाते, क्या हमने आपसे 99 रुपया लिया है और हमको कोर्स फिनिश करना है। ध्यान दीजिएगा सर, इंद्रधनुष का बनना, हम कोशिश करते हैं सर कि हम जिनसे जुड़े हैं उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट। जी हमने आपको माफ कर दिया। कब का गुरु का परम कर्तव्य ये भी है, मैं अपना कर्तव्य भी जानता हूं कि गुरु का परम कर्तव्य है माफ कर देना। क्षमा गुरु का गहना है, इसलिए वो मेरे पास है, आप टेंशन नहीं लीजिए। वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन सहायक कारक है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, मतलब 7 रंगों में बंटना है, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके सहायक कारक। कहते हैं इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है, सूर्य की तरफ पीठ करना होता है, और यही कारण है कि दोपहर के समय इंद्रधनुष नहीं देख पाते हैं। जब पीठ आप कर दीजिएगा तो आपको बादल आकाश देख ही नहीं पाइएगा, तो इसी कारण है कि दोपहर के समय सूर्य
की तरफ पीठ करते हैं और इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता। अब इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। अब ध्यान दीजिएगा सर। प्राथमिक और द्वितीयक की अगर हम बात करें, एक इंद्रधनुष होता है प्राथमिक और एक होता है सर द्वितीय। ये प्राथमिक अधिक चमकता है, अधिक चमकता, और ये कम चमकता। क्यों अधिक चमकता? क्योंकि इसमें लाल जो होता है ना, लाल रंग बाहर की ओर होता है, और क्या बोलते हैं उसको, बैगनी जो है ना वो अंदर की ओर होता है, बैगनी अंदर की ओर होता है। इसमें उल्टा होता है सर, लाल अंदर होता है, लाल अंदर होता है और बैगनी बाहर होता है, बैगनी रंग बाहर की ओर। तो ये लाल चूंकि बाहर होता है इसलिए अधिक चमकता, इसमें लाल अंदर होता है इसलिए कम चमकता। अब रही बात आंख पर, इसको प्राथमिक के लिए आंख पर सर 42 डिग्री का कोण बनेगा तभी दिखाई देगा। 42 डिग्री का कोण अगर परावर्तित किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद बनेगा तभी दिखाई देगा, और ये कंडीशन है सर। और इसमें जब 55 डिग्री का कोण बनेगा तभी दिखाई देगा। ये ज्यादा चमकता है, ये कम चमकता। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने कोई श्राप नहीं दिया। वो गुरु नहीं हो सकता जो कभी अपने शिष्यों को श्राप दे। मिस्टर परफेक्ट, इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं। आप लोग तो सर भगवान का दिया हुआ वो दान हो इस पृथ्वी को, जो शायद पृथ्वी की धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं, क्योंकि सर आप वो मानव हो जो कई एक को पीछे छोड़कर आज इस पोजीशन पर खड़ा है कि अपने जीवन को एक वो सत्य दे सके जो सत्य की प्राप्ति के लिए लोग तरसते हैं, कहते हैं नौकरी नौकरी नहीं है, वो भगवान है। आप तो सर इस धरा के वो स्वच्छ इंसान, इसलिए मैं आपको श्रापित नहीं कर सकता, और इतनी हिम्मत भी नहीं है मेरे में। प्राथमिक इंद्रधनुष जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये कोई खास कारण नहीं है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और जब आप उसमें जाओगे तो कहेगा एक बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक। कहते हैं बैगनी प्राथमिक है, बैगनी अंदर होता है और लाल रंग बाहर की ओर होता है, लाल बाहर होता है, इसीलिए तो ज्यादा चमकता है। कहते हैं यह द्वितीय की अपेक्षा अधिक चमकीला होता है। वेरी गुड, ये प्राथमिक है, ये अधिक चमकीला होता है। इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग 42 डिग्री का कोण बनता है। और इसमें जब आप पाओगे तो कहते हैं दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, लेकिन कोई खास पॉइंट नहीं है। जब जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का दो बार अपवर्तन और दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नाम है द्वितीयक, दो बार दोनों होता है। इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर होता है और लाल अंदर होता है। चूंकि लाल चला गया अंदर इसलिए यह कम चमकीला होता है, यह प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है। इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग 55 डिग्री का कोण होना चाहिए। कितना डिग्री का कोण होना चाहिए सर? 55 डिग्री का कोण होना चाहिए। इसे देखने के लिए नेत्र पर 55 डिग्री का कोण होना चाहिए, उससे कम में नहीं होगा। अब देखिए, बैंड वर्णक्रम गैस द्वारा उत्पन्न होता है। एक बैंड वर्णक्रम होता है, घुमा हुआ वर्णक्रम, वर्ण का मतलब होता है रंग, रंगों का क्रम। ये पारा गैस द्वारा उत्पन्न होता है। ये आपको याद रखना होगा, ये आप देख नहीं सकते, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम आते हैं, कभी कभी पूछ देता है वर्णक्रम जो होता है बैंड वर्णक्रम किस गैस के द्वारा होता है। बैंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ वर्णक्रम, तो पारा गैस में मुड़ा हुआ वर्णक्रम होता है। हम पढ़ेंगे सर रंग, क्या पढ़ेंगे सर? रंग को पढ़ने से पहले रंग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है? रंगों में सर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं आपको रंग का एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं, गौर फरमाइएगा। देखिए सर, एक्चुअल में ये नहीं होता है,
बट ये जो मैं बताता हूं सर, धीरे धीरे आपकी गौर फरमाइएगा सर, ये 3 प्राथमिक रंग हैं। सर अब गौर से देखिए, ये प्रकाश का तो वर्ण विक्षेपण है, लेकिन रंगों का सर प्राइमरी कलर क्या है? प्राइमरी कलर आपका रेड है, ब्लू है एंड देन ग्रीन है। 3 RBG कहते हैं, ये तीनों प्राथमिक कलर है। अब ये इससे ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस से सर आज छपने जाएगा, कल तक कल तक प्लेट बनेगा, परसों शायद छप जाएगा। अब जब ये तीनों रंग मिलते हैं, जो RBG है सर, रेड ब्लू और ग्रीन, तब सर देखिए आप यहां पर तीनों रंग मिला तो यहां व्हाइट बन गया। जब तीनों रंग जहां पर मिलता है यहां व्हाइट बन जाता है, जहां 2 रंग मिलता है सर वहां अलग कलर बनता है, सब अलग अलग कलर बन जाता है। ये जो अलग अलग कलर बनता है, ये वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, ये काल्पनिकता है। आप कहेगा क्यों नहीं होता? तो 100% रेड आपको नहीं मिलेगा, 100% ब्लू, 100% ग्रीन अवेलेबल है क्या? वो मिक्स होता है। 100% ग्रीन अगर अवेलेबल हो जाए तो ऐसा होगा, जबकि वो 100% ग्रीन अवेलेबल ही नहीं हो पाएगा तो ऐसा होगा ही नहीं। अब रंग सर जो उसके बाद ये 3 द्वितीयक कलर अगर हैं, सियान है, मेजेंटा है और येलो है। अब इसका फॉर्मेशन की अगर बात करोगे सर, तो देखिए RBG ये आपका 3 कलर जो है ये प्राथमिक कलर है, और जब ये प्राथमिक कलर एक दूसरे से मिलेंगे तो देखो एकदम आराम से सर, अभी क्या मिला है? अभी आप देखोगे रेड और ग्रीन मिला है, रेड और ग्रीन मिला और येलो बना दिया। ये 100% ऐसा नहीं होता, आप खुद से मिलाने की कोशिश न करना कि रेड लाए और ग्रीन लाए और देखे कि येलो बना कि नहीं, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 100% रेड अवेलेबल नहीं है और 100% ग्रीन भी अवेलेबल नहीं, इसलिए 100% येलो नहीं बनेगा, तो कुछ ना कुछ मिक्स कलर होता है। लेकिन अगर 100% अवेलेबल हो जाए तो आपका काम हो जाएगा, और सर आपको वो रंग दिखाई देने लगेगा येलो। तो रेड प्लस ग्रीन मिलेगा तो येलो बनेगा। अब फिर टॉर्च को थोड़ा सा घुमाएंगे, जब रेड प्लस ब्लू मिला तो यही मेजेंटा कलर है सर, मेजेंटा बन जाता है। अरे सर एकदम डिलीट नहीं होगा, आप सर खूब आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। क्यों इतनी छोटी बात करते हैं सर? मेरा दिल इतना भी छोटा नहीं है सर, मैं एक गुरु हूं और मैं आपकी सभी भावनाओं की कदर करूंगा, ऐसी जवाबदेही लेता हूं। मैं 100% तो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा सर, आप हर हाल में हमको गाली दोगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा सर। ये येलो, मेजेंटा और सियान जो भी बनेगा सर, ये तीनों आपके द्वितीयक कलर हैं, लेकिन ये वीडियोस दिखाने से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस आपका कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि जब दो प्राथमिक कलर मिले, अब देखो तीनों अगर मिल जाता है तो देखो व्हाइट बन गया, येलो और ब्लू मिल गया, देखो व्हाइट बन गया। ये येलो और ब्लू मिला, व्हाइट बन गया, ये द्वितीयक कलर है, ये प्राथमिक कलर है। अब देखो ग्रीन और मेजेंटा मिल गया तब भी व्हाइट बनेगा, रेड और सियान मिल गया तब भी व्हाइट बनेगा। ये व्हाइट है सर, यहां बीच में जो आपको नहीं दिख रहा है ये व्हाइट कलर है। तो मैं रंग को अगर मैं मेरे अंदाज में पढ़ाऊं, क्योंकि बच्चों का प्रश्न बनना चाहिए सर, वीडियो बना के ठगने वाला काम नहीं होना चाहिए। बच्चों का अगर प्रश्न बनेगा तो ही बच्चे के लिए ये वीडियो सार्थक सिद्ध होंगे। अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं बात करूं, ये रेड है सर,
तीन प्राथमिक कलर है। आप क्या करो सर, एक टेबल बना लो, ऐसा त्रिभुज खींच लो और लिखना शुरू करो, लाल, रेड, और एक गोल इसमें ऐसे खींच, ऐसे ऐसे ऐसे, ला, नीला, ब्लू, हरा। ये मत समझना कि मास्टर को याद नहीं, हमें याद है सर। लाल, नीला और हरा ये प्राथमिक कलर है। ये कौन कलर है सर? प्राथमिक कलर है। और ये लाल और नीला को मिला के, ये प्राथमिक कलर को मिला के जब द्वितीयक बनता है तो उसे, जो रंग बनता है उसे द्वितीयक कहते हैं। यहां हो जाएगा आपका मेजेंटा। ये सर लाल और नीला को मिलाने से बनता है मेजेंटा। जब नीला और हरा को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा पीला। ये भी द्वितीयक कलर, क्योंकि प्राथमिक तो तीन ही है जो टेलीविजन वगैरह में भी कलर के लिए काम होता है, रेड, ब्लू और ग्रीन। और जब आप रेड और ग्रीन को मिला दोगे तो आपका बन जाएगा पिकॉक नीला। इसको अक्सर सियान कहते हैं। और ये बीच में होता है श्वेत, सीखने की कोशिश करना, इसको आप व्हाइट कहते हैं। देखो, लाल, सिर्फ इतने ये टेबल याद रखो। अगर ये टेबल में खाली रंग आपका इधर से उधर नहीं हो, हरा पीला की जगह मत लिख देना, पीला हरा की जगह मत लिख देना, नहीं तो तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ दिया जाए एग्जाम हॉल में लाल और पीला क्या बनेगा, तुम कुछ न कुछ बना देगा, जबकि लाल और पीला कुछ नहीं बनता। अब देखो, समझ में हिस्ट्री आ रहा है, जो भी लोग हिस्ट्री की क्लास कर रहे हैं। लाल, नीला, हरा, ये तीनों प्राथमिक कलर है। लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक कलर। लाल और नीला मिलाओगे मेजेंटा बनेगा, ये द्वितीयक कलर है, क्योंकि दो प्राथमिक से बनेगा तो वो द्वितीयक है। दो प्राथमिक से बनेगा जो वो द्वितीयक है, दो प्राथमिक से बनेगा जो वो द्वितीयक है। इसका मतलब मेजेंटा, पीला और पिकॉक नीला ये द्वितीयक है। और ये बनता पीला कैसे है? ये ब्लू और ग्रीन प्राथमिक रंगों से बनता है पीला। ब्लू और रेड प्राथमिक रंगों से मेजेंटा बनता है। ब्लू और सयान से नहीं, ब्लू और सयान से अब क्या बनेगा सर? श्वेत। ये पूरक रंग है। जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत बनता है उसे हम पूरक कहते हैं। अब देखिए मैं बताता हूं सर, थोड़ी सी डिटेल हमको और करने दीजिए, मैं आपकी सारी परेशानियों को दूर कर दूं। ये टेबल है सर, लेकिन इस टेबल को जाने दीजिए। प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, हरा और नीला, RBG, ये हमारे प्राथमिक रंग, ये हमारे सर प्राथमिक रंग है। हमने भी कहा था सर कि ये अगर हमारा टेबल है, गौर फरमाइएगा, तो ये रेड है, RBG। अभी एग्जाम का मौसम है सर, खूब मन लगा के पढ़ लीजिए। जैसे सर वो क्या बोलते हैं, सावन के मौसम में आप झूमते हैं ना, वैसे ही एग्जाम के मौसम में झूम लीजिए अपनी पढ़ाई के संग। कहते हैं प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, RBG, लाल, हरा और नीला है। द्वितीयक किसको कहते हैं सर? जब ये दो प्राथमिक रंगों को मिलाओगे ना, तब जो रंग बनेगा उसे द्वितीयक कहते हैं। जैसे R+B को मिलाओगे सर तो M बनता है, मेजेंटा बनता है, ये मेजेंटा द्वितीयक कहते हैं। प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो रंग बनता है उसे द्वितीयक कहते हैं। जैसे R+G, गौर फरमाइएगा सर एकदम आराम से, देखिए R+B इज इक्वल टू M, B+G इज इक्वल टू Y, और R+G इज इक्वल टू C, यानी सयान। देखिएगा सर, R+G इज इक्वल टू Y, आप गौर से देखिए, R+G, R+C, R+G इज इक्वल टू C, R+G इज इक्वल टू हो जाएगा सर C, R+G इज इक्वल टू हो जाएगा C, R+B इज इक्वल टू M। गौर से देखिए सर,
आर 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 प्लस बी इज इक्वल टू एम, आर प्लस बी इज इक्वल टू एम, ये सी हो जाएगा, आर प्लस बी इज इक्वल टू एम, जी प्लस बी इज इक्वल टू सी। देखिए सर, जी प्लस बी इज इक्वल टू सी, सी 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 की जगह पर वाई हो जाएगा, ये मिस्टेक है सर, सी की जगह पर यहां पर वाई हो जाएगा और वाई की जगह पर यहां पर सी हो जाएगा। और जब तीनों रंग को मिला दोगे आर प्लस बी प्लस सी जी, तो हो जाएगा डब्ल्यू, यानी ये तीनों रंग, तीनों प्राथमिक मिला दो सर, आर प्लस बी प्लस जी, तो तीनों रंगों को मिलाने से डब्ल्यू बन जाएगा, व्हाइट बन जाएगा। अब पूरक रंग होता है, पूरक रंग किसको कहते हैं सर? जिन दो रंगों को मिला के श्वेत बनता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे आप अगर यहां से जाओगे तो ये लाल है, जिसको आप रेड कहते हो, ये श्वेत है सर, जिसको आप सफेद कहते हो, लाल में नीला, पिकॉक, सॉरी पीला, ओ इट्स मिस्टेक, में नीले पिकॉक, यहां सर मैंने ही उल्टा लिखा है, लिखा हुआ सही है सर, मेरे से ही उल्टा हो गया। अब बोलोगे सर मैंने कैसे पकड़ा, तो मैं बताता हूं सर, ये और रियल में होता क्या है, एक लाइन आप याद रखिए, आप भी पकड़ लीजिएगा। देखिए मेरे से मिस्टेक हो सकता है तो आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, इसलिए सर मैं जो लाइन आपको देने जा रहा हूं इसको आप याद रखिएगा, जिंदगी में कभी मिस्टेक नहीं होगा, और अगर होगा तो आप पकड़ लीजिएगा सर। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दो, आप सर इसको याद रखिएगा, आपका कभी ये टेबल मिस्टेक नहीं होगा। इट्स माय मिस्टेक, मैंने ही गलती लिख दिया था, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधार सकता हूं क्योंकि मेरे पास वो स्ट्रेंथ है कॉन्सेप्ट का, जिससे मैं वो सुधार सकता हूं। आप कैसे? ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। सर जब मेरे से टेबल गड़बड़ हो सकता है तो आपसे भी हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, देखो मैं इसी पे लिख दूंगा आपकी सारी टेबल को, और एक भी गलतियां नहीं होंगी, और गलती मेरे से भी हो सकता है, मैं भी इंसान हूं सर, ध्यान दीजिएगा। कैसे लिखेंगे? एक टेबल हमने सर बना लिया, आप भी बना लीजिएगा ऐसे, एक हमने टेबल बनाया ऐसे, इसके बीच में हमने रखा श्वेत, व्हाइट, और ये ऐसे ऐसे हमने लाइंस खींच दी। यहां हम कहेंगे ला, बोले तो लाल, मैं, बोले तो मैजेंटा, नीले, पिकॉक, देखो ला में नीले पिकॉक, यहां हो जाएगा पिकॉक, को का कोई मतलब नहीं है, हरा, ये हरा, पिला दूं, देखो कैसे करते हैं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, कभी गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए सर आप, सर हम फुल एनर्जी नहीं, कॉन्सेप्ट की बात कीजिए। सर एनर्जी तो मेरे अंदर उतना है कि 2-3 लगा सकते हैं हम आपको, आप सर पढ़ाई कीजिए और कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। यहां एनर्जी दिखा के मैं कुछ नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझिएगा। कहते हैं ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं। सर ये हमेशा ध्यान रखना, एक टीचर का कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी एनर्जी से, उसके नाचने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कंटेंट। अगर उस टीचर, उस बंदे की के कंटेंट में दम होगा तभी आपका एग्जाम देकर जब आप निकलोगे तो आप नाचोगे, मेरे नाचने से नहीं होगा। आप जब एग्जाम हॉल से निकलोगे तब नाचोगे, उस खुशी को एक बार अनुभव करना, और जब आपका जॉब लगेगा तब जो आपके मम्मी पापा नाचेंगे एक बार उस खुशी को अनुभव करना, तो आपको समझ में आएगा। कहते हैं ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, कभी गलती नहीं होगा। ये प्राथमिक रंग है, इसको इसको मिलाने से ये बनता 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 है। कहेगा नीला और पीला को मिलाने से ये बनेगा श्वेत, पिकॉक नीला और लाल को मिलाने से श्वेत बनेगा, मेजेंटा और हरा को मिलाने से श्वेत बनेगा, नीला और लाल को मिलाने से मेजेंटा, नीला और हरा को मिलाने से पिकॉक नीला, और हरा और लाल को मिलाने से पीला। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये और ये बनेगा, ये और ये बनेगा, ये और ये बनेगा। इसके लिए बस एक टेबल चाहिए सर हमको, और वो टेबल हमको कहां से मिलेगा? ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, इसी से हमारा टेबल मिल जाए। ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं,
ठीक है, लाल कहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि लाल यहीं रहेगा, लाल कहीं भी रहेगा, जहां से शुरू करते हो किसी एक कॉर्नर से शुरू करो और ये मामला कर दो, तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, अब सर हम आगे की कार्रवाई अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपकी जो वो जो बिहार पुलिस वाले लोग हैं, देखिए सर,